हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप? नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं विष्णु सर। कैसा रहा आपका हैप्पी न्यू ईयर वाला दिन? हैप्पी न्यू ईयर तो हम सबको ही बोलते हैं ना। 1 जनवरी वाला दिन कैसा रहा? मज़ा आया होगा, माहौल बना के रखा होगा घर में, एकदम धूम धड़ाका, पार्टी शार्टी, एकदम बेकरी वेकरी, दोस्तों के साथ मज़े मारना, एंजॉय, एकदम खुलकर मज़े मारे होंगे, है ना? होना भी चाहिए। कहते हैं ना, वो नया साल है, उस दिन अच्छा करोगे तो पूरे साल ही अच्छा रहेगा, कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो होना भी चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए। और अगेन मैं तो यही इच्छा रखता हूँ, यही आशा करता हूँ कि आप जिस अपने लक्ष्य के लिए भटक रहे हैं, दिलो जान से किसी लक्ष्य के पीछे पड़े, वो आपको मिल जाए, इसी साल मिल जाए, ये तो पूरी अच्छी बात हो जाएगी। बट चलता है, न्यू ईयर होता है, मज़ा होता है, उस एक दिन हम सबको भूल के लगे रहते हैं, नाचने गाने, डीजे वीजे, इंजॉय लगा रहता है एकदम। घर में नए नए पकवान बन रहे होते हैं। उस दिन तो घर वाले भी चुपचाप रहते हैं कि भाई आज घर वाले 1 तारीख को बच्चों को बहुत कम ठोकेंगे पीटेंगे। एक बहाना रहता ना, अरे मम्मी अभी क्यों मार रही हो, आज तो 1 तारीख है, आज तो छोड़ो। आपको तो वैसे भी पूरे बहाने तैयार मिलते हैं आपको ठोकने के, आप तो कभी भी हाथ सफाई कर सकते हो। भाई मेरे घर में तो हो जाती है कभी भी। डजेंट मैटर कि टाइम क्या हो रहा है, डजेंट मैटर कि आपकी गलती है कि नहीं है। मम्मी को गुस्सा आया, मम्मी ने हाथ सफाई कर दी। ऐसे बहुत सारे मेरे भाई बहन होंगे जिनके साथ मेरे जैसा ही चलता होगा। बड़ा मजा आता है, लेकिन क्योंकि मम्मी है, बड़ा स्ट्रगल किया है उन्होंने पालने में। ठोकती है तो मम्मी की प्यार जैसे हमें अच्छा लगता है, वैसे उनकी ठुकाई भी हमें अच्छी लगती है देखने को। तो अभी मत कहना सर तो कह रहे हैं ठुकाई अच्छी लगती है। अरे भाई लगती है यार, लगती है ना। लेकिन उस समय तो गुस्सा आता है, लेकिन फिर बाद में सोचते हैं कि यार ये तो मम्मी का ही प्यार है, कोई बात नहीं। वो अलग बात है, मम्मी का प्यार है ना, बम के गोलों की तरह है। आपकी बार हमारे पास जरूरी नहीं है प्यार हमेशा फूल की तरह निकल कर आए बाहर, एकदम कभी कभी बम के गोलों की तरह भी आता है, एकदम तगड़ा सा, आग के विस्फोट होता है, खतरनाक सा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो घर की बातें। सबकी कहानी वही है, सबकी मम्मी एक ही स्कूल में पढ़ी होती है, उनकी गालियाँ भी लगभग फिक्स होती है, उनके मारने का तरीका भी फिक्स होता है, और किस समय चप्पल उड़ कर आएगी, किस समय बेलन उड़ कर आएगा, और किस समय हमारे चिमटे की पड़ेगी या लकड़ी की पड़ेगी, वो भी फिक्स है उनका। ठीक है, मम्मियाँ हैं तो 1 तारीख का नाम मम्मियों के नाम। ठीक है, चलिए कुछ बात करते हैं आगे। तो हमारी क्लास है संभव बेच, क्लास 2nd है, फर्स्ट क्लास आपको मिल गई होगी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए। 2nd क्लास आपके लिए बन रही है, आपको मिल जाएगी। कोशिश यही है कि आपको रेगुलर मिले। चैप्टर हमारा चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। कई कहेंगे अरे सर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे हो गया, आप तो झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं यार, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। दिस इज वेरी सिंपल चैप्टर। लेकिन यहां से एग्जाम में सवाल हमेशा आते हैं, नीट में आते हैं, आईआईटी में भी आते हैं, आपके 2nd ग्रेड लैब असिस्टेंट में भी आएंगे, एयरफोर्स नेवी एनडीए में भी आएगा। और अभी करवाऊंगा मैं सवाल। अब कई लोग सोचेंगे सर आप तो झूठ बोलते हो सर, आप तो सवाल करवाते ही नहीं हो, कल तो आपने कुछ करवाया ही नहीं। अरे भाई अभी तो चालू ही हुए हैं हम, थोड़ा इंतजार करो, आएगा मौका जब सवाल पे सवाल, धनाधन सवाल ही करेंगे हम। लेकिन उससे पहले कुछ तो अपने आप को तैयार करें। तो हो सकता है आज की क्लास में मैं कुछ बताऊं, जहां तक आज न्यूमेरिकल करवाने की विचार है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में तो है। नीट आईआईटी में आए हुए खासकर 2019 के सवाल, 2018 के सवाल, 2020 के सवालों पर डिस्कस करेंगे हम, इंतजार करिए। ऐसा हाथों हाथ ही थोड़ी कुछ होने वाला है। अब तो आपने कल पकवान खाए होंगे, उनको पचने दीजिए, ठीक है, और बैठकर क्लास लीजिए, वीडियो पोस्ट कर लीजिए करिए आप, और नोट्स उतार लीजिए करिए। फिर भी इनकी पीडीएफ्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको बुक्स, नोट्स, ये सब जो भी स्टडी मटेरियल्स एंड क्वेश्चंस एंड क्विज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल है वो आपको वहाँ पर मिलेगी। तो अब ये मैं सुनना सर वहाँ तो कुछ नहीं है, पहले का डाला हुआ है, अभी तो कुछ डाल ही नहीं रहे। अरे भाई टाइम नहीं मिल रहा, मिलने दो, 1 मैन आर्मी हूँ, अकेला हूँ, मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा मन की बात के लिए यानी आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं
उसके लिए एक और ग्रुप है जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं सुनने को तैयार हूँ, आप सुनाने को तैयार रहिए, दोनों मिल बांट के इस सफ़र को आगे खींचेंगे, मज़ा आएगा। तो वो चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक बात मेरे मन में खटक रही थी कल से कि चालू तो कर दिया है मैंने और रिस्पॉन्स भी ठीक है, कुछ बच्चों को बताया भी है कि वैकेंसी लेब असिस्टेंट की है। कुछ लोग भटक रहे थे कि कहाँ कोचिंग करें। फिर एक दो स्टूडेंट से मैं कल मिला था और जो मेरे ऑफलाइन पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे थे। तो कुछ लोग सोच रहे थे कि यार अब टाइम बचा है क्या। तो कल मेरे पास एक सवाल आया कि सर क्या हमारे पास इनफ टाइम है अभी भी, मैं आई, क्या मैं कर सकता हूं? तो मैंने कहा कि एक बात मैं बताता हूं, मुझे मेरे सर ने कही थी और मैं फॉलो करता हूँ उन्हें, बहुत अच्छे सर थे मेरे, एकदम मेरे उम्र जैसे थे, मतलब अभी जैसी उम्र है मेरी है, फिर 26-27 के थे वो, तब मैं यही 17-18 साल का था, तो ज़्यादा जनरेशन गैप नहीं था। उन्होंने एक बात कही थी कि विष्णु, मायने ये नहीं रखता है कि तू लड़ाई कब स्टार्ट करेगा, है ना, और क्या तू पूरा तैयार होकर लड़ना चाहेगा, ऐसा करके। सबसे पहले तेरे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं भाई, मुझे अपने आप को इतना तैयार करना है कि मुझे लड़ना है अपने सपनों के लिए। अरे लड़ाई ये मत सोचना चले गए गली के गुंडे बन के, अरे वाह आज तो हम बन गए डॉन, है ना, मैं हूँ डॉन, ऐसा मत चालू हो जाना वहाँ पर, ठीक है। ऐसे पता है बाद में फिर डंडे पड़ते हैं, है ना, बैठोगे तो अरे हाँ, हम बैठने से पहले याद आएगा, फिर कहेंगे विष्णु सर ने हमें राय दी थी, मैं ये ऐसे मत कर लेना, ठीक है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अपने सपनों के लिए यदि लड़ना है तो ये मत सोचो कि वक्त चला गया है, बस इतना सोचो कि क्या आप तैयार है। और तैयारी 100% होकर नहीं की जाती। यदि आप 40% भी तैयार है, 40% भी, और आप दिमागी तौर पर 100% तैयार है कि नहीं मुझे करना ही है, तो बस उतर जाइए लड़ाई के अंदर आंख बंद करके, ठीक है। फिर देखिए धनाधन धनाधन कैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। बट ये दिमाग में मत लाना कि आप कहीं लेट तो नहीं हो गए। अरे नहीं रे बाबा, जब जागो जब भी सवेरा है, चल तो सही भाई मेरे, एक बार स्टार्ट तो कर, हो सकता है सक्सेस, सफलताएं तेरे अगले कदम का इंतजार ही कर रही हो और तू कदम ही नहीं रख रहा हो, ठीक है। तो लड़ाई में ये मायने नहीं रखता है असलियत में कि किसने पहले स्टार्ट किया किसने बाद में स्टार्ट किया। लड़ाई में ये मायने रखता है कि सबसे पहले कौन गिव अप करेगा, सबसे पहले कौन गिरेगा, सबसे पहले कौन घुटनों पर आएगा, ठीक है। जो पहले आएगा वो हार मान लेगा, और जिसने हार मान ली वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, सबसे बड़ी बात है। तो अपने मन से हार नहीं मानना है, क्योंकि यदि लड़ाई में बीच में स्टार्ट होने से पहले यदि मन से आपने हार मान ली है ना, तो समझ लो कि तुम वो लड़ाई हार चुके हो, तो तुम कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, समझ गए। तो अपने मन को तैयार करो, इधर से और इधर से एटीट्यूड लेके आओ कि नहीं, अरे अभी तो वक्त बाकी है, अभी तो क्लाइमैक्स लिखना है और मेरी पिक्चर तो शानदार होने वाली है, ठीक है। दी एंड किसी भी मूवी का यदि अच्छा है तो मूवी अच्छी कही जाती है, चाहे आप पूरी मूवी में बोर हो रहे हो, लेकिन दी एंड क्लाइमैक्स इतना शानदार है, इतना शानदार है, एकदम यूनिक, खतरनाक, धमाकेदार, तो फिर पूरी पिक्चर की जो बोरियत है वो खत्म हो जाती है और मजा आता है उस पिक्चर में। हम सब भूल जाते हैं पुराना, अपने जितने भी कड़वे अनुभव है, बुरे एक्सपीरियंस है, वो सब भूल जाते हैं। अंत भला तो सब भला। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए भाई, अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि इधर उधर हो जाती है फिर हमारी बातें, ठीक है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपके सभी एग्जाम में आने वाला है। तो आज बात करने वाले हैं हम डायमेंशन की, वीमाओ की डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज ही न्यूमेरिकल का पोर्शन आए, हो जाए, हम उस पड़ाव पे पहुंच जाए जहां न्यूमेरिकल करने हमें, अदरवाइज फिर कल की क्लास में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें लेंगे, जरूरी भी है भाई। कर ले अपने को तैयार, अरे बच्चा कर ले अपने को तैयार, सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं हम डायमेंशन की।
Vmae। अभी मत कहना सर आपकी तो राइटिंग ऐसी, अरे यार जिस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ ना, मेरा दिमाग बहुत आगे जा रहा है और हाथ बहुत पीछे छूट जाता है। Vmae, मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ। डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन इक्वेशन। वी में सूत्र, है ना, और वी में समीकरण। ये सब चीजें आप सुनेंगे। कई जगह Vmae लिखे हुए पाएंगे आप, कई जगह वी में सूत्र पाएंगे, कहीं पर आप वी में समीकरण पाएंगे। देखो ये होते तो अलग अलग है, मैं एक जैसा नहीं कहूँगा, वरना तो फिर फटाफट आप, कई स्टूडेंट होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे, सर का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ले लो फटाफट, है ना, फिर वायरल कर दो, सर गलत पढ़ा रहे हैं, सर गलत पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं रे भाई, गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि हम जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो बूस्टर बैच हम अपने प्रिपरेशन के लिए बूस्ट करने के लिए हम इस बूस्टर बैच को पढ़ रहे हैं, उस तैयारी में मैं कन्फ्यूजन जितना कम से कम हो उतना बढ़िया है। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं तरीकों को फॉलो करने वाले हैं जिनसे कन्फ्यूजन कम और सक्सेस मिलने के ज़्यादा चांसेस रहे। ठीक है, चलिए। तो असलियत में जो डायमेंशन होती है, जो Vmae होती है, जो डायमेंशन होती है, जो Vmae होती है, जो डायमेंशन होती है, जो Vmae होती है, जो डायमेंशन होती है, Vmae होती है। अब कई बच्चे समझेंगे ये क्या है सर, आप तो धारावाहिक की तरह एकदम ऐसे, है ना, वो आता है ना, बार बार गुस्सा आता है कि गोपी बहू, और उसके बाद में फिर वो कैमरा बार बार 3-4 बार टन 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 ऐसे दिखाता है। आप तो रिपीट कर रहे हो। अरे रिपीट नहीं कर रहा यार, आपके दिमाग में बैठाना चाह रहा हूँ कि जो डायमेंशन होती है उनका मतलब है कि आप किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख रहे हैं, किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में लिख रहे हैं, किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को कह सकता हूँ मैं, यानी व्युत्पन्न राशियों को आप मूल राशियों के टर्म्स में लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई कलम ने बात की थी, मैं लिखना चाहूं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा m1। लिखने के तरीके भी मैं बता देता हूं आपको केवल यूनिट याद रखनी है। ठीक है, ये दो तरीके से लिखा जा सकता है, बाय फॉर्मूला, लेकिन हो सकता है कि हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद ना हो, या बाय यूनिट्स। और इसका सबसे बेस्ट फायदा है कि आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको यूनिट्स यानी मात्रकों से पता रहेगा कि आपको क्या दिया हुआ है। कभी कभी बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं नाम में कि यार ये नाम जो है वो दे क्या रहा है, सवाल पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है ना, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको यूनिट्स ध्यान रखना तो वैसे भी जरूरी है। तो यूनिट्स से फायदा ये है कि एक तो आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको यूनिट्स वैसे भी क्लियर हो जाएगी, और इसके साथ ही साथ में आप आसानी से डायमेंशंस लिख सकते हैं, उनको रटना नहीं पड़ेगा, m1l1 t-2, m1l1 t-3, m2l2 t-1, ऐसे कुछ। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। क्यों? मैंने कल भी कहा था रटना मना है, रट लिए तो आप बन जाएंगे भूला, 2 सेकंड में भूल जाओगे, फिर उसके बाद फिर चालू होगी पिक्चर, फिर हमारे बहुत सारे सवाल गलत 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 होते जाएंगे। तो हमें जाते ही सबसे पहले यदि डायमेंशन का सवाल मिल रहा है तो क्यों ना हम सॉल्व कर ले। ठीक है, उसे फटाफट और आसानी से कर ले बिना रटे। ठीक है, केजी को हम लिखेंगे यहाँ कैपिटल M से इंडिकेट करेंगे, ज़्यादा मैं डीपली घुसूंगा नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है, पढ़ा है आपने एक बार, आप 11th में फर्स्ट टाइम तो है नहीं। केजी को हम यहाँ डिनोट करते हैं कैपिटल M से, इसके ऊपर यहाँ पर पावर 1 है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 1 पावर। यहाँ पर मीटर है आपके पास, मीटर को आप डिनोट करते हैं कैपिटल L से, और यहाँ पर यदि पावर 1 है तो मैं लिख देता हूँ पावर 1। यहाँ नीचे सेकंड है, सेकंड को आप डिनोट करते हैं T से, और सेकंड को जब ऊपर लेके जाओगे तो पावर यहाँ पर 2 है, और ऊपर जाने के बाद पावर बन जाएगी -2, और आप इसे एक बड़े से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, लार्जर ब्रैकेट में बंद करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, असलियत में ये जो Vmae होती है ये इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे लगी हुई पावर्स होती है। जैसे यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पर है मीटर की पावर 1, यहाँ पे सेकंड की पावर है -2। तो डायमेंशन जो होती है वो किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करते समय, फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखते समय जो पावर्स लगाई जाती है वो होती है। ठीक है, चलिए अब Vmae सूत्र की बात करेंगे। अब ये पावर्स तो कहलाएगी डायमेंशन, सिंपल सी बात है। उसके बाद जब आप इसे ऐसे लिखेंगे m1l1 t-2,
बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका विमीय सूत्र, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, पावर्स डायमेंशन पूरा एक साथ m1 l1 t-2 आपने लिखा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। ये जो m1 l1 t-2 है ये F यानी न्यूटन यानी फोर्स की डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन है। तो ये एक इक्वेशन का फॉर्म हो गया यहाँ पर, और ये इक्वेशन कहलाएगी विमीय समीकरण या डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, याद रहेगा। चलिए मैं बस समझा रहा हूँ और कुछ नहीं। अब मैं आपको अपना छोटा सा जो ट्रिक है, छोटा सा बिना दिमाग घुमाए हुए जो मैं चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इन सबको एक ही मान लेते हैं हम। हमें डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डायमेंशन लिखिए, वही आपके पास m1 l1 t-2 आएगा। पावर्स ढूंढने मत बैठ जाना, वहाँ पर एग्जाम में m1 l1 t-2 ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पर मिलेगा सवाल कि भाई फोर्स न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, आप टिक मार देना भाई ये होती है m1 l1 t-2, जैसे ऑप्शन में ये दिखे। आप ढूंढो कि डायमेंशन ही पूछा है, सर ने कहा था कि वो तो पावर होती है, तो मुझे कहीं पर ये दिखना चाहिए m=1 l=1 t=2 भाई ये दिखे तो बढ़िया बात है, नहीं दिखता है तो आप ये लिख सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला या। ठीक है, डरना मत लेकिन। ठीक है, आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो तुम्हें मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो तुम्हें ऑप्शंस मिलने वाले A B C D, उसको देख लेना किस हिसाब से लिखे हो, उस हिसाब से सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बोला है कि वी माई आएगी, डायमेंशन आएगी तो आप ये करिए। सवाल देख लेना, सवाल के हिसाब से अपना जवाब दे देना। ठीक है, चलिए मैं कुछ चीज़ों की बात कर लेता हूँ, डायमेंशन लिखने के तरीके उनके बारे में। सबसे पहले हम नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल यानी m0 l0 t0। यहाँ पर अब मैं बेसिक से तो चल नहीं सकता हूँ कि बेसिक से चलो मैं थोड़ा सा एक दो हिंट में ले लेता हूँ आपको बेसिक से, ताकि आप भी क्लियर कर ले। उसमें कईयों को डायमेंशन लिखना आती नहीं होगी या भूल गए होंगे, तो उनको भी इसमें सहारा मिलेगा, समझ में भी आएगा। चलिए तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक चीज़ की। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डेंसिटी की। डेंसिटी घनत्व की जो यूनिट होती है वो होती है kg/m³। ठीक है, डायमेंशन लिखना मैं बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, केजी को आप डिनोट करेंगे m से, केजी के ऊपर पावर लगी है 1 तो आप लगाएंगे 1। नीचे आपके मीटर क्यूब है, ऊपर लेके जाएंगे, मीटर को आप लिखेंगे l से, सिंपल सी बात है। और मीटर के ऊपर पावर लगी है 3, लेकिन ये ऊपर जाकर हो जाएगा -3। और यहाँ पर समय है क्या, इसमें समय है क्या, अरे बाबा समय है क्या, नहीं है, यहाँ पे सेकंड का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो t⁻0। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। मैं थोड़ा 2-4 मेन चीज़ें लिखा देता हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, हिंदी मीडियम वाले भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए। ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश समझने की कोशिश करिए। एक्सीलरेशन को हम लिखते हैं मीटर/सेकंड² से। तो देखो यहाँ पर मीटर है, केजी नहीं है, 0। ये m मीटर का है, मीटर का, केजी का नहीं है, ये m केजी का है। तो यहाँ पर केजी है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो m की पावर हो गई 0। अब देखो यहाँ पर मीटर मिनट, मीटर को आप डिनोट करेंगे l से, और मीटर के ऊपर अभी जो पावर है वो है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लगा देता हूँ। और नीचे बच गया सेकंड, सेकंड को हम लिखेंगे रे बाबा t से, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -2। आगे मेरी बात समझ रही हो गया, m0 l1 t-2। कई बार आपको ऐसे भी मिलेगा l1 t-2 तो सही है, क्योंकि m की पावर 0, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है तो वो हो जाता है 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देख लेना आप अपने ऑप्शनल के हिसाब से, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शनल, अरे अच्छा ऑप्शनल बोल रहा हूँ मैं, अरे मिस्टेक हो गई थोड़ी, सॉरी है ना, मेरी तो जी भी फिसल जाती है कभी कभी। ठीक है, इतनी लंबी तो जी भी नहीं है मेरी। होता है ना, वो लड़कियों की जी बड़ी लंबी होती है, फटाफट कुछ भी बोली जाती है। कोई बात नहीं, ठीक है, कभी कभी हो जाता है यार, क्या ऐसे करते हो तुम भी, मैं भी तो इंसान ही हूँ, समझ जाइए, बस भावनाओं को समझिए, भावनाओं को, है ना। ठीक है, आइए, हमें मत कहना सर ये भावना कौन है, अरे यार ये फीलिंग्स है ना। चलो देखते हैं। तो
ये समझ लेना, आपके ऑप्शंस देखना, ऑप्शन में ये है तो ये सही, ये है तो ये सही, ठीक है। एक और बात, कई जगह आपको बोलेगा वी में सूत्र लिखो और उसके बाद में ब्रैकेट हटा के देगा एग्जाम में, ऐसे ब्रैकेट हटा देगा, तो आप ये मत देखना m0 L1 t-2 तक टिक मार दो, सर टिक मार दो, ऐसे आपको ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन में दे दे आपको L-t-2, दूसरे ऑप्शन में दे दे m0 L1 t-2, तीसरे ऑप्शन में दे दे आपको m-L1 t-2 और चौथे ऑप्शन में आपको दे m0 L1 t-2। देखो ये गलत है, ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं है तो ये ऑप्शन दोनों आपके गलत हो गए। इसमें देखो यहाँ पर m के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पावर होती है 1, यानी ये फॉर्मूला तो वैसे भी गलत हो गया, तो आपके पास लास्ट बचा है ये सही आपका मैच कर रहा है तो ये सही होगा। तो इस तरह से ऑप्शंस पहले ध्यान से देखना, ठीक है। बड़ी गलतियां करते हैं हम ऑप्शन को देख के फटाफट, वो क्या ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी रहती है ना में फेल होने की, उस फेल होने की जल्दबाजी में ही हमारा सारा बंटाधार हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं बात करूं फोर्स की, फोर्स न्यूटन में यहाँ पे ही ले लेता हूँ बहुत सारे लोगों को एक साथ, जिन जिनका न्यूटन यूनिट बन सकता है, ठीक है। न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन का अंदर छिपा हुआ रूप है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो केजी है हमारे पास, इसके ऊपर पावर है एक स्मॉल एम नहीं है, कैपिटल एम है, ये मीटर है, मीटर यानी लेंथ, यहाँ पे लिख दिया मैंने लेंथ, पावर 1 है, 1 सेकेंड यहाँ पर है 2 पावर के साथ में, ऊपर जाएगी तो -2 पावर के साथ में हो जाएगी, और ये हो जाएगा m1 L1 t-2। अब फोर्स के साथ में एक होता है वेट, WIGST, वेट यानी भार, ठीक है, ये तो बल हो गया भाई आपका वेट। एक होता है थ्रस्ट, THRUST, जैसे हम बोलते हैं प्रणोद, जैसे हम बोलते हैं प्रणोद, जैसे हम बोलते हैं प्रणोद, ठीक है। ये थ्रस्ट क्या होता है? अरे जब तुम रॉकेट छोड़ते हो ना भाई, रॉकेट छोड़ते हो तो रॉकेट पे काम करता है थ्रस्ट, आगे पढ़ेंगे, रॉकेट पे काम करेगा थ्रस्ट। तो फोर्स वेट एंड थ्रस्ट, फोर्स वेट एंड थ्रस्ट, फोर्स वेट एंड थ्रस्ट, फोर्स वेट एंड थ्रस्ट, ठीक है। इन तीनों की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है आपकी, यानी इन सब तीनों की यूनिट सेम है, तो आप लिख सकते हैं m1 L1 t-2, ठीक है। आपको यूनिट से भी बड़ा फायदा होगा, एक सवाल बताऊंगा अभी काम आएगा, देखो आपके। चलो फोर्स के आगे हम चलते हैं वर्क, हम चलते हैं वर्क। वर्क यानी कार्य, कार्य की जो यूनिट होती है वो होती है जूल, JOUL, में जे लिख देता हूँ, जे लिख देता हूँ, जूल। और जूल के अंदर छिपा होता है न्यूटन मीटर। तो मैं यहां से यदि डायमेंशन निकालूं तो देखो न्यूटन की डायमेंशन में यहां से उठा सकता हूं m1 L1 t-2। अरे अब थोड़ी बताना पड़ेगा, अब तो मेरे हिसाब से आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए m1 L1 t-2 यहां से निकलता है, उसके बाद में आपके पास मीटर और है, तो मैं यहाँ पे L1 लिख देता हूं और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बनेगा m1 L2 t-2, m1 L2 t-2। ये मेरा वर्क जो है कार्य है उसकी डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m1 L2 t-2। अब देखो कार्य हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी चीज पर कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में चेंज आता है, उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी में चेंज आता है। अरे भाई आप यदि भगोनी को गर्म करोगे तो आप उसे हीट दोगे, आप उसे हीट दोगे तो चाय बन जाएगी, सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है। आप किसी बॉडी को, खड़ी बॉडी को यदि धक्का मारेंगे तो आप कार्य करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो वो बॉडी या तो भागेगी या फिसलेगी, ठीक है, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकती है, भाग रही है तो वो रुक भी सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकती है, और हो सकता है कि हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस भी कर जाए। वो डिपेंड करता है आपके वर्क करने के तरीके पे, आप कौन से बल से, कौन से फोर्स से वर्क करना चाह रहे हैं। आप फ्रिक्शन से वर्क की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कई बार आपका मोशन यानी गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है, मोशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है, और कई बार मोशन को रोकने के लिए जरूरी है। तो डिपेंड करता है कि आप जो वर्क कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं। आ गई मेरी बात समझे? वर्क कौन कर रहा है सबसे मायने ये रखता है, क्योंकि जो वर्क करता है उसी पे डिपेंड करता है कि वो एनर्जी दे रहा था या एनर्जी ले रहा है। वर्क किस वजह से कर रहा है, क्यों कर रहा है, और करना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है।
ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? याद रहेगा, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए भाई चलिए, याद रहेगा तो बात करते हैं। वर्क, वर्क के अंदर कौन कौन आएगा ध्यान से देख लेना, फिर बाद में मत कहना। वर्क के अंदर आएगी टोटल जितनी भी हमारी एनर्जीज है, एनर्जी यानी ऊर्जा। अब आप कहेंगे सर कौन कौन सी ऊर्जा? एनर्जी के अंदर सबसे पहले आता है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। फिर आता है हीट, अरे ये भी इसी में आएगा भाई, जूल में ही आएगा। किस में आएगा? जूल में ही आएगा। तो हीट, हीट के बाद में एक मैं वर्क में नहीं लूंगा, इसे एनर्जी में नहीं डालूंगा। हीट के अलावा और भी आपके पास जो भी एनर्जी वो सब इसी में जाने वाली है, सब इसी में जाने वाली है। आप ये मत सोचना सर कौन कौन सी एनर्जी है, सब इसी में जाएगी, जितनी भी एनर्जी आपके पास है, ठीक है। एनर्जी के अलावा ये जो यूनिट होती है वो होती है टॉर्क के, टॉर्क, टाउ, बल आघूर्ण, उसकी यूनिट भी यही होती है न्यूटन मीटर। तो इसकी डायमेंशन भी यहाँ से आएगी m1L2 T-2। मैं आपको यहाँ पर उन क्वांटिटीज के बारे में बताते जा रहा हूँ जो साथ के साथ में सेम यूनिट को रखती है। आगे मेरी बात समझे? याद रहेगा? चलिए नोट कर लीजिए इसे रोक कर, ठीक है, पॉज कर लीजिए, मैं अब रफ कर रहा हूँ। ये उनकी बात चल रही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, आते भी हैं, ठीक है। चलिए, अरे मैं एक बात चेक कर लेता हूँ कि वीडियो तो मैंने चालू किया था कि नहीं किया था। एक बार क्या हुआ था कि मैंने वीडियो चालू ही नहीं किया और मैंने 1.5 घंटे का वीडियो बना दिया फटाफट, और फिर मैं भूल गया। बड़ा दुख हुआ यार, ऐसे दिल मतलब ऐसे अरे यार क्या कर दिया, मतलब फिर दोबारा दिमाग काम ही नहीं किया। तो मैं 1 सेकंड के लिए चेक कर लेता हूँ, ठीक है, वीडियोस जो तुम्हारा चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ भाई चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। चलिए चालू है। चलिए आगे बात करते हैं कुछ चीज़ों की। वर्क हो गई आपके पास। चलिए एक यूनिट होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संवेग, हम बोलते हैं संवेग। क्वांटिटी होती है संवेग, मोमेंटम बोला जाता है इसे, इंपॉर्टेंट है मोमेंटम, संवेग, ठीक है। चलिए संवेग के बाद में एक और होती है आवेग। आवेग ये क्या होता है मैं बाद में पढ़ाते समय एक एक बात करेंगे हम, संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, बट अभी बात करते हैं इम्पल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ इम्पल्स की, ठीक है। इम्पल्स, संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, यानी इसकी जो यूनिट होगी वो होगी kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। कई जगह क्या लिखा हुआ है मैं ये भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको पता रहे कि सर kg मीटर पर सेकेंड को आप क्या कहते हैं, kg मीटर पर सेकेंड को आप क्या कहते हैं। कल को फिर वरना ऐसे बोलेंगे सर तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ठीक है। kg मीटर पर सेकेंड को आप क्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐसे लिख देता हूँ kg मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे में सेकेंड सेकेंड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा kg मीटर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, और ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो न्यूटन होता है, तो कई बार यहाँ पर न्यूटन सेकेंड भी आपको मिल सकता है। ये दोनों यूनिट है, आवेग और संवेग दोनों की बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, दोनों की सेम यूनिट होती है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे बात करते हैं। आप यहाँ से उठा लीजिए, kg यानी कैपिटल M, मीटर यानी L, kg के ऊपर पावर है 1, तो मैं यहाँ पे पावर लिख देता हूँ 1, मीटर है, मीटर के ऊपर पावर लिख देता हूँ 1 क्योंकि पावर है 1, नीचे है सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा t की पावर -1। यहाँ से निकाल लो न्यूटन की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1L1 T-2। अरे न्यूटन बाबा को तो याद कर ही लो भाई, न्यूटन बाबा बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं, तो न्यूटन बाबा को तो आप याद कर ही लो। m1L1 T-2 आपका यहाँ पर आएगा, साथ में आएगा सेकंड, सेकंड का आ जाएगा T1, और हमारे पास वही निकल कर बचेगा m1L1 T-1। बात वही है, कुछ कहीं ये मिल सकता है कहीं ये मिल सकता है, बस समझने का फेर है, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा सा आगे चल लो सर। चलिए एक मैं कुछ लोगों के नाम बता देता हूँ जिनकी डायमेंशन होती नहीं है, कभी नहीं होती। किनकी किनकी? विकृति यानी स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन, ठीक है। चलो, और होता है एक अपवर्तनांक जो आप 12th में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और क्या क्या पढ़ते हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर? इसके अलावा जो आप पढ़ते हैं, इसके अलावा जो पढ़ते हैं रेनॉल्ड्स नंबर,
रेनॉल्ड्स नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ रेनॉल्ड्स नंबर, ये आप फ्लूइड में पढ़ेंगे। और रेनॉल्ड्स नंबर के अलावा एक आएगा आपके पास में याद आजा विष्णु आजा, चलो विकृति आ गया, ये आ गया, एक आ गया पराविद्युतांक। पराविद्युतांक, पराविद्युतांक को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कई किताबों में, खासकर राजस्थान बोर्ड की हिंदी वाली किताबों में पराविद्युतांक को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है, बस इसका घर का नाम है, ये इसका कई कई किताबों का नाम है। ये प्यार का नाम है, ये यूनिवर्सल नाम होता है ना। किसी का नाम होता है गुल्लू, टुन्नू, मोटू, मिंटू, पिंटू, चिंटू, ऐसा। और बाहर निकलते तो निकलता है तेज बहादुर प्रताप सिंह चौहान। और बाद में छोरे को देखते तो पता लगता है इतना सा है, 3-4 फुट का है, पतला सा है ना। तो नाम में क्या रखा है, काम देखो काम, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं, परमिटिविटी, ठीक है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, फिर इतना बोर्ड पे जगह बचेगी नहीं मेरे पास। कई कहते हैं कि सर बड़ा बोर्ड ले लो, आप वो आपके जो दूसरी क्लास में वो ले लो, लेकिन वहाँ क्या है रोड पर है वो, तो आवाज़ गूंजती है, उसको में बहुत ज़्यादा गूंजती है, इसलिए छोटे बोर्ड से हम काम निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपेक्षिक चुंबकशीलता भी आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे कई किताबों में के या एप्सिलॉन आर से लिखा हुआ है। एक होता है आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर से लिखते हैं, यानी आप कह सकते हो रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो विकृति, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेनॉल्ड्स नंबर, परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, जिसे के आई एप्सिलॉन आर से लिख सकते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी लिख सकते हैं। एक होता है पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो जिसे बोलते हैं, कई किताबों में पॉइसन लिखा हुआ है या पाइसानुपात भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा ध्यान से दे लेना, ठीक है। ये जो होते हैं विकृति हुआ, अपवर्तनांक हुआ। इसके अलावा एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ। एंगल, कोण, कोण हमने कल ही बात की थी, प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल की, जिसे मैं घन कोण भी कह सकता हूँ। ये लो सॉलिड एंगल। अब इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ यार, इतनी सारी चीज़ें, सबके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये सभी 9 यूनिट्स में हो सकती है और 9 डायमेंशन में हो सकती है। अब आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया, कोण की यूनिट्स तो होती है, एंगल की यूनिट तो होती है, और रेडियन होती है, इसकी स्टेरेडियन होती है भाई। ये इनमें केवल देखो, मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ, केवल यही 2 ऐसे लोग हैं जिनकी यूनिट्स होती है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती, और बाकी सबकी यूनिट्स भी नहीं होती है, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन होती है M0 L0 T0, ये इसकी डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये है, ये डायमेंशन लेस नंबर है, यूनिट लेस नंबर ये बाकी सब है। एंगल और सॉलिड एंगल नहीं है, इनकी यूनिट होती है, इनकी इसकी यूनिट रेडियन होती है, इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है, जो मैंने आपको कल ही बताई थी। आ गई मेरी बात समझ? यहाँ मत सोचना सर ने 9 यूनिट कह दिया, सर ने गलत पढ़ा दिया, अब तो सर का वीडियो वायरल कर दो फटाफट, सर गलत पढ़ा रहे। अरे गलत नहीं पढ़ा रहा भाई, समझ बात को समझ। एंगल और सॉलिड एंगल, कोण और घन कोण की यूनिट होती है रेडियन और स्टेरेडियन, बाकी सबकी यूनिट भी नहीं होती, यानी यूनिट लेस नंबर है और डायमेंशन लेस नंबर भी है। यदि आपको ऐसा लगता है आप कंफ्यूजन हो रहे हैं तो आप इसे हटा दें, ये लो 9 डायमेंशन में डाल दें M0 L0 T0। क्लियर है? चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा याद भी रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ बातें, चलो आ जाओ। क्लियर है? चलिए 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 चलिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं बात करता हूँ त्वरण की, जिसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। जो आप कहेंगे सर अभी तो पढ़ाया था, आपने वापस क्यों बोला? मैं एक बार और बता देता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण के, जिसे हम लिखते हैं G से, यानी ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल G और शॉर्टकट में, और एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन।
इनकी यूनिट होती है, इनका फॉर्मूला एक्चुअली होता है F/m, चाहे आप A से लिखो चाहे G से लिखो। यूनिट होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर फोर्स तो न्यूटन है और यहाँ पर kg है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो भाई न्यूटन के अंदर छिपा हुआ है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे भी kg है, kg से kg उड़ गया और आपके पास बच गया केवल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब यहाँ पे बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला की, तो मीटर है kg नहीं है, m0 मीटर है l की पावर 1 और सेकेंड है तो t की पावर -2। क्लियर है? इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F/m जो फॉर्मूला होता है वो होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का, जिसे हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। उसकी यूनिट भी यही होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं m0। अच्छा जी भाई, गलती कर दी, नहीं यूनिट वही है, न्यूटन पर केजी से निकल कर ये आएगा m0 L1 t-2। आप ये मत सोचना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लिख सकते हैं, उसे लिखते हैं न्यूटन पर केजी से। बट न्यूटन पर केजी को जब हम सॉल्व करते हैं आगे, तो लास्ट में बचा के हमारे पास जाने के बाद में जो शेष रह जाता है, रिमेनिंग जो है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यूनिट होती है ये। तो यहाँ से सेम यूनिट इसकी भी होती है, तो आपको याद रह जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं। क्लियर है? मैं यूनिट क्यों बताता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। चलो आप कहेंगे सर ऐसे क्यों बता रहे हैं। एक बार अभी की बात है, नीट का पेपर है, शायद 2021 की बात है, नीट की है ना, वहां पर आया एनर्जी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी बताओ किसकी? कैपेसिटर की। आपने सुन रखा होगा कैपेसिटर, संधारित्र के एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। वहां पे फॉर्मूले में 4 ऑप्शन लिखे हुए थे भाई, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, दूसरा वहां पे लिखा हुआ था हाफ क्यू बाय वी स्क्वायर, हाफ सी वी क्यू सी बाय 2, कुछ ऐसे ऑप्शंस थे वहां पे, है ना। और हम नहीं, एक ऑप्शन दूसरा था, एक ऑप्शन ये था, चौथा तो ऑप्शन ये था, मुझे याद है सवाल का, एप्सिलॉन ए इंटू डी, ये था। इस तरह से फॉर्मूले थे और हमें पूछा गया एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब कई बच्चों को याद है कि कैपेसिटर का फॉर्मूला जो होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c, हाफ क्यू वी, या होता है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये पता था कि ये फॉर्मूलाज होते हैं और असलियत में ये फॉर्मूला यहाँ मैच नहीं कर रहे, यहाँ भी नहीं कर रहा, यहाँ भी नहीं कर रहा। फिर बच्चों को दिखा ये, और सब बच्चों ने अधिकतर ने यहाँ पे मारा टिक और इसको करेक्ट कराया। असलियत में ये जो फॉर्मूला था ये था एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी यानी ऊर्जा घनत्व, और ऊर्जा घनत्व हमेशा होता है एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ऊर्जा बटा आयतन। तो देखा जाए तो ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा, एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, इसे लिखा जाता है UV से, ठीक है, और इसको लिखा जाता है U से, इसको लिखा जाता है V से। ये लो, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, मैं इसको E लिख देता हूँ, एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा UV इंटू वॉल्यूम। तो एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट, या आप कह सकते हैं एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर आएगा एरिया और कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है d, और यहाँ पर फॉर्मूला बनता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर AD। अब प्रॉब्लम यह थी कि आपको फॉर्मूला तो याद था, आपने टिक भी मारा लेकिन गलत मारा, आंसर ये आना चाहिए था। आप कहीं कहेंगे सर ये तो गलत बात है, कंफ्यूजन कर दिया आपने, तो इसको क्यों मारो, पता कैसे लगे कि यही फॉर्मूला है। अरे तो भाई सिंपल सी बात है ना, इसकी यूनिट लिख लेते तुम, यूनिट लिखने में कोई जोर थोड़ी आ रहा था। आप इसको सॉल्व कर लो, यूनिट आएगी आपके पास जूल पर मीटर क्यूब, सिंपल सी बात है। यदि ये जूल पर मीटर क्यूब है, जूल पर मीटर क्यूब आएगी, तो यहाँ पर एरिया इंटू डिस्टेंस या एरिया इंटू लेंथ भी तो है, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस यानी m, ये कर गया मीटर क्यूब से मीटर क्यूब, आपके पास जूल बच गया है। तो जूल लिखना भाई, यहाँ पे एनर्जी का मतलब जूल होता है, जूल पर मीटर क्यूब थोड़ी होता है। बट हमारा तो दिमाग है ना, सही टाइम पे काम करना बंद कर देता है, होता है ना ऐसे घिच घिच उधर ही अटका रहता है ऐसे,
ठीक है, तो आएगा प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का। ये नीट का सवाल है और होने वाली गलतियां मैंने बता दी है जो हमसे गलतियां होती है। देखो आप किसी लड़ाई में जाओ, मैंने आपको पहले भी कहा, आपको चलाना, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, मिसाइल, तोप, बंदूक, रिवॉल्वर, सब कुछ है ना, आप ये बुलेट राजा, रिवॉल्वर रानी। लेकिन प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, तुझे चलाना कुछ भी नहीं आता है, तेरा निशाना सटीक नहीं है, तो तू कुछ नहीं कर सकता। इसके बजाय तेरे पास कुछ नहीं है, एक चाकू है, लेकिन यदि तू उस चाकू को चलाने में दुनिया में सबसे ज्यादा माहिर है, तो समझ ले कि तेरे जिंदा रहने का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया है, ठीक है। तो वही बात है, आप जरूरी है आप सारा ही खा लो, अरे यार सारा खाओगे तो बदहजमी होगी ना, वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। आप टेस्टी है कम खा लो, आपको 3 रोटी की भूख, आप 2 खा लो, 2.5 खा लो, कम से कम पेट तो ठीक रहेगा, अब मरोगे नहीं। वही चीज इधर है, आप 50 चीजें पढ़ के जाते हो, 10 में कंफ्यूजन हो जाता है, 10 के सवाल आप गलत करके आ जाते हो, 5 के सवाल आपसे छूट जाते हैं, बचे कितने 25। तो बेहतर था कि आप 25 ही कर जाते, कम से कम दिमाग से टेंशन में तो नहीं रहते, और वो 25 की तैयारी करते, इतना अच्छा से करते, इतना परफेक्ट करते कि कोई भी सवाल आ जाए आपका सवाल छूटना नहीं चाहिए था। एक्सटर्नल एग्जामिनर भी ये सोचे कि इसको ऐसा क्या पूछूं 25 के अंदर कि ये आंसर फटाक से दे देता है, कोई सवाल ही नहीं बचा इसे पूछने के लिए। इतना प्रिपेयर कर लो अपने को, कम पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, ठीक है, लिमिट का पढ़ लो लेकिन बेस्ट पढ़ो, फिर उसमें नहीं हरा सके कोई, इतना मजबूत बनाओ फिर अपने आप को, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा आगे चलते हैं अभी, वरना टाइम हो जाएगा हमारा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको ले लेता हूं टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड है ना, इसका होता है यूनिट होती है सेकेंड। इसकी जगह और भी बहुत सारी चीजें मैं वहां पे डाल देता हूँ, लिख दूंगा। L/G का फॉर्मूला √L/G, जो कि तुम्हारे पेंडुलम का आवर्तकाल है, उसमें आता है। 2π भी आता है साथ में, लेकिन 2π यहाँ पे कांस्टेंट है तो कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। R/G ये ग्रेविटी वाले उसमें आएगा। M/K ये आपका स्प्रिंग के खेल में आएगा। और भी कुछ बचा है क्या? बचा है ना, बचा है क्या? हाँ बचा है ना। √LC L/R RC, ठीक है भाई। यहां पर जो L है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, स्वप्रेरण गुणांक, सुना होगा आपने नाम, स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्टेंस। सर ये भारी भारी चीजें कहां से ला रहे हो आप? अरे 12th में आती है, पढ़ा भी होगा आपने, ऐसे सुना भी होगा, नहीं सुना तो आगे पढ़ लेंगे ना यार। C को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस यानी धारिता, चलो धारिता से कुछ और चीज भी याद है, अभी हम बात कर लेंगे। और R यहाँ पर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इन सबकी यूनिट सेकंड होती है, इन सबकी यूनिट सेकंड होती है। आप करके देख लीजिए, ये लेंथ है, लेंथ को लिखते हैं मीटर में, G है, G की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर सेकंड स्क्वायर चला गया, रूट आ गया, M से M कट गया, सेकंड स्क्वायर का रूट सेकंड होता है, सीधी सी बात है, समझ गए, क्लियर सी बात है। धूम 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 फटाफट कर लोगे आप, बस याद रख लो उसको, है ना। चलिए, और यहां पर आ जाएगा M0L0T1, क्लियर है। चलिए इसी ऊपर में एक चीज और ले लेता हूं, आपके पास जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैं नाम पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी, एक साथ ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। डी के कांस्टेंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैं एक एक चीजों के जिक्र बताता रहूंगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती, ओमेगा से लिखते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, ये तब दिया जाता है जब आप सर्कुलर मोशन करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं, वहां पे इन चीजों की बात आती है, जिसे हम ओमेगा से लिखते हैं, पढ़ा होगा आपने, आगे पढ़ लेंगे। फ्रीक्वेंसी आवर्ती, ये तो आप जानते होंगे, इसे आप F से लिखते हैं। डी के कांस्टेंट क्षय नियतांक, इसे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये आता है आपका रेडियो एक्टिव
नाभिक की रेडियो सक्रियता वाले पार्ट में आता है, नाभिक वाले में, जहाँ नाभिक टूटते हैं, ठीक है, इसे लैम्डा से लिखा जाता है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी ऐसे, थोड़ा थोड़ा हिंदी हो जाता है कभी कभी, डी/dy से लिखा जाता है। ये आपका आता है विस्कोसिटी, श्यानता के चैप्टर में, ठीक है, फ्लूइड वाले चैप्टर में। इन सब की जो यूनिट होती है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन सब की यूनिट होती है 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड की जो डायमेंशन है वो होनी चाहिए m0, क्योंकि kg नहीं है, मीटर नहीं है, L0, सेकंड ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1। ये सब की होती है, ध्यान से रख लेना। m0 L0 t⁻1 आते हैं आपके दिमाग में, ये आ जाना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए, इमेज बन जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये क्या क्या होता है, तभी आप वहाँ पे सक्सेस होंगे, अदरवाइज सक्सेस नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आगे मेरी बात सुने, याद रहेगा, ठीक है। फिर मत बोलना कि सर ने आपने बोला नहीं था मुझे ऐसे करके, ठीक है, आया समझ में। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, खत्म करते हैं इसको। मैं यहाँ पे उन चीज़ों की डायमेंशन निकालना भी बता रहा हूँ ताकि आप फटाफट कर ले, काम भी आती है ये सब, इनके बारे में पूछा भी जाता है, ठीक है। और अधिकतर इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल जरूर बनता ही है, तो आपको पता होना चाहिए भाई, जब आप एक चीज़ याद ही कर रहे हैं तो इतने लोगों की यूनिट भी तो याद कर सकते हैं। यूनिट से आपको पता लग जाएगा 1/सेकेंड किसका होता है, डी के कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, सिंपल सी बात है। और हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट भी होता है, यानी वेग प्रवणता भी होता है, ठीक है। अब कहीं कहेंगे वेग प्रवणता का कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर वेग है, ऊपर देखो du, वेग, वेग में परिवर्तन, अरे वेग में परिवर्तन वेग ही आएगा जिसे हम बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर देखो dy, यानी दूरी के साथ, ऊंचाई के साथ परिवर्तन, ऊंचाई, हाइट को हम मीटर में लिखेंगे, मीटर से मीटर चला जाएगा, 1/सेकेंड बचेगा, मैंने 1/सेकेंड ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, याद रखोगे तभी काम होएगा, इसे नोट में डाल लीजिए, ठीक है। चलिए एक सवाल और बताता हूँ मैं आपको, बड़ी काम की चीज़ है, जैसे अभी नीट का सवाल बताया था वैसे ही। चलिए हम बात कर रहे थे, पहले बात करते हैं पास्कल की, ये भी एक अच्छी चीज़ है, पास्कल, जिसे हम लिखा जा सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं, अच्छा मैंने ऐसे लिख दिया क्या, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे, वापस पिक्चर को पीछे कहते सू, अब वापस चालू करते हैं अपन, हाँ। चलिए हम बात करते हैं दाब की। दाब यानी होता है प्रेशर, अरे प्रेशर के नाम से मुझे याद आ गया, एक बार मैं स्कूल में ये हाफ ईयरली बोर्ड की कॉपीज होती है ना, वो चेक कर रहा था, तो एक 6th या 7th क्लास की कॉपी होगी, उसमें लिखा होता व्हाट इज द प्रेशर, दाब क्या है। कोई मेरे जैसा आदमी होगा जो बचपन में बस घूमता फिरता है, मजे करता होगा ऐसे करके, तो उसने लिखा कि भाई सर हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में मम्मी चाय पिलाती है, चाटे देके, फिर उसके बाद में मुझे पानी भी पिलाती है, और फिर उसके बाद में जब मैं नहाने लगता हूँ तो उसके बाद में मेरे पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। याद आ रहा था, गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, और उस समय मम्मी कहती है जा बेटा जा, शौचालय जा, जहाँ सोच वहीं शौचालय, ऐसा है ना, ऐसा कुछ है ना, हाँ। तो जा बेटा शौचालय जा, टॉयलेट जा, तेरे प्रेशर बन गया है। तो सर उस गुड़गुड़ को हम बोलते हैं प्रेशर, दाब कहते हैं। बड़ा रिलीफ फील होता है जब दाब बन चुका होता है, मतलब हाथों हाथ जब दाब बन रहा होता है तब तो बड़ा अजीब, मतलब जान गले में अटक जाती है, बड़ी इमरजेंसी कंडीशन होती है। लेकिन उसके बाद के अंदर आपको पता ही है, अरे यार अब ये मैं सुना सर ने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ओ गंदी गंदी बातें, अरे गंदी बता रहा हूँ बस ऐसे सेल्फ एक्सपीरियंस, बाकी तो ह्यूमन नेचर भाई सभी इसके साथ सुबह पहले होता है, समझ गए। तो दाब यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर दाब है प्रेशर वाला दाब, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। पीछे लिखते हैं, इसकी यूनिट होती है पास्कल, और पास्कल को लिखा जा सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उस दिन बड़ा हंसी आई थी हमें, ठीक है, चाहकर भी नहीं भूल सकता मैं ऐसे एक्सपीरियंस। न्यूटन को हम लिख सकते हैं m1 L1 T-2, नीचे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L2, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये बनेगा m1 L2 है, ऊपर जाएगा पावर हो जाएगी -2, एक पहले से प्रेजेंट है, -2 में 1 जोड़ोगे तो बचेगा -1, भाई ये -2 ऊपर चलेगी तो आप क्या लिखते हैं 1 -2, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा ना भाई यहाँ पे -1, और बचेगा T-2, m1 L-1 T-2, ये आपके दाब यानी प्रेशर की यूनिट है। अब आप कहेंगे सर ये तो आसान आपने क्यों बताया, क्योंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि नीट के अंदर आया था प्रतिबल, जिसे बोलते हैं हम स्ट्रेस, सेम यूनिट, ठीक है। स्ट्रेस के बाद में आता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता
गुणांक, ये आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ेंगे, ठोसों के गुणों में पढ़ेंगे, जैसे हम बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। इसके बाद में आता है यंग गुणांक, जिन्होंने 11 में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसके इसमें आ जाएगा यंग्स मॉड्यूलस, है ना, देख लेना यहाँ पे, एलयू ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। मॉड्यूलस, गलती हुई, अरे यार कौन मिटाएगा, अरे समझ लो रे, ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी मॉड्यूलस, ठीक है। इसके बाद में आप लिख सकते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी सहज इलास्टिसिटी आ गया। इसके बाद में आपके पास आएगा दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक जैसे कह सकते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी इसी में आता है। इन सब की यूनिट पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है, ठीक है। अब देखो प्रतिबल यहाँ से निकल गया है, नीट का सवाल है, आप आराम से देख लो, 2020 का होगा शायद, ठीक है। अब मैं थोड़ा डेट वेट में कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, एक तो मुझे रिश्तेदारों के नाम नहीं याद होते, एक मुझे डेट टाइम पर याद नहीं होती, बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए मेरी जीके सबसे खराब है। क्योंकि उस जीके में क्या होता है, ये कब पैदा हुआ था, अरे भाई मैं खुद का बर्थडे भूल जाता हूँ टाइम पर, इसलिए हो जाता है यार, क्या करूँ। बोर्नविटा नहीं पिया ना बचपन में, तुम तो पियो बोर्नविटा भाई लोगों, ठीक है। तो इन सब की यूनिट सेम होती है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, काम की चीज़ है थोड़ी सी, एक और है, क्लास ओवर होने वाली है, ठीक है। चलिए समझिए समझिए समझिए, मेहनत करिए भाई, मेहनत करिए, तभी काम होएगा, ठीक है। चलिए 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 थोड़ा सा और हम आगे निकलते हैं, कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए यार, ठीक है। एक चीज़ और ले लेता हूँ मैं, जूल को ले लेते हैं, वर्क, जैसे हमने बोला था जूल, जूल जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर, और जूल में सभी आ जाती है एनर्जी, सभी आ जाती है एनर्जी, जिसकी यूनिट हमने ली थी m1 L1 T-2, मीटर की यूनिट होती है L1। अब कहोगे सर को तो खुद को नहीं याद है, नहीं याद है भाई, तुम अब कुछ भी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, वीडियो वायरल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है यार, नहीं याद है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप कोई भी उठा के ला के दो, मैं लिख दूंगा, 2 सेकेंड लगते हैं, हर चीज़ तो याद कर नहीं सकता ना, फॉर्मूला याद कर सकता हूँ, डायमेंशन नहीं याद होती मेरे से, आज तक नहीं हुई, आज तक ही नहीं हुई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने गया था तब भी नहीं हुई थी मुझसे तो, ठीक है। वहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट चलता था, नहीं हुई यार फटाफट, लेकिन 2 सेकंड में मैं जब कर सकता हूँ तो क्यों माथा पच्ची करनी, तो मैंने फटाफट लिख दिया न्यूटन m1 L1 T-2, इसका हो गया m1 L2 T-2, क्लियर है। अब ये और कहाँ कहाँ आ सकता है, तो देखो एक पावर होता है, आपने कभी पढ़ा हो तो, पावर शक्ति जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, शक्ति, और शक्ति जो होती है वो होती है वर्क डिवाइड बाय टाइम, कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, ऐसा कुछ होता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डिवाइड बाय टाइम, द वर्क पर यूनिट टाइम, एकांक समय में किया गया कार्य, ये सब शक्ति कहलाता है। तो मैं यहाँ से कार्य निकालूं तो मेरे पास आएगा पावर इंटू टाइम। अब पावर के जितने फॉर्मूले हम यहाँ यूज कर सकते हैं, तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो V इंटू आई टी हो सकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पावर है, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। एक हो सकता है आई स्क्वायर आर टी, एक हो सकता है वी स्क्वायर बाय आर टी। इसी वर्क में मैं उष्मा भी ले लेता हूँ, हीट भी ले लेता हूँ, जो जूल्स लॉ में आती है। क्या कहता है जूल, किसी भी वायर से, किसी भी तार में से करंट फ्लो होता है तो तार गर्म हो जाता है, किसी भी वायर में से करंट फ्लो होता है तो वायर गर्म हो जाता है, रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होती है, वो हीट है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करें वर्क में तो हम ले सकते हैं Q इंटू वी, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में है, 12th क्लास का है, ठीक है। आपके पास है ये, तो मैं लिख सकता हूँ CV स्क्वायर। अब आप कहोगे सर हाफ तो लगाए नहीं, अरे हाफ की यूनिट नहीं होती है, वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, वो तुम्हें ये नहीं देगा, इससे तो तुम समझ जाओगे एनर्जी है। अभी जैसे मैंने बताया था कि एनर्जी में कैसे कंफ्यूज किया उसने, इसमें तो तुम समझ रहे हो, वो तुम्हें समझने का मौका नहीं देना चाहता। तुम्हारा कोई रिश्तेदार थोड़ी है, ससुराल से है क्या वो, जो चाहेगा कि हमारा जवाई पास हो जाए। अरे भाई जिसके तुम जवाई बनने वाले हो, वो तो अलग इंतजार कर रहा है आपका कि कोई आएगा, पढ़ेगा, फिर मेरी बेटी लेके जाएगा, उस लायक तो बनो, निकम्मो, ठीक है। पढ़ोगे जब भी तो कुछ करोगे। अब ये मत कहना, हमारे दादाजी कहते थे कि है ना कुछ तो था ऐसे, नवाब खराब कुछ ऐसे था वो, मैं पता नहीं,
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, कुछ ऐसा ऐसा था मतलब, है ना। ऐसे उल्टा सीधा तो दिमाग में सोचना मत, ठीक है। साथ में आएगा q²/2c और एक आएगा li²। अब आप कहेंगे li² क्या होता है? अरे भाई हाफ li² होता है, जो कि हम सेल्फ इंडक्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए और देखो मैं यहीं डाल देता हूँ उसको, हाफ ε0 e² AD, ये भी यहाँ पे आ गया VIT I²RT V²/RT QV CV² Q/C, ठीक है, ये भी आ गया। एक मैं यहाँ पे एनर्जी के अंदर ले लेता हूँ V²/2μ0, V² वॉल्यूम के अंदर ले लेता हूँ एरिया इंटू लेंथ ले लेता हूँ एरिया इंटू लेंथ। चलो ये चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ये भी यहाँ पर काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये सभी उष्मा भी आ गई, यहाँ पर हीट भी आ चुकी है, तो ये सभी एक ही यूनिट देती है, और एक यूनिट क्या है इसकी? जूल है, जूल। और इस जूल इन सब की जो डायमेंशन होती है ये होती है ये m1 × T-2। अब इतने सारे लोगों के नाम हैं, आप आसानी से देखिए, इन सब की यूनिट निकालने की कोशिश करिए, सबकी यूनिट जूल आती है। अब आप कहेंगे कि सर आपने इन सबको क्यों बताया? ये फॉर्मूलाज है जो हमारे आगे आने वाले हैं, हम पढ़ रहे हैं उनमें भी आएंगे, लेकिन इन्हीं फॉर्मूलाज को जब वो देता है एग्जाम में तो कंफ्यूज करके देता है, और हम कंफ्यूजन में हमारी डायमेंशन फॉर्मूले का सवाल भी छोड़ आते हैं, लाना तो जाता है, फिर हम कहते हैं अरे लाना था मेरे पे, तो ऐसा मौका ही क्यों देना, ठीक है। तो चलिए लगभग कवर हो गया है, अभी मेरे दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा है ऐसे, अब लग रहा है कि मुझे घर भी जाना चाहिए, रात अधिक हो गई है, ठंड भी लग रही है, ठीक है। तो दिमाग भी मेरा इतना ही काम कर रहा है, ठीक है। आप इतना लिख लीजिएगा, इनको रिवाइज करते रहिए, साथ के साथ रिवाइज करते रहिए। कहीं भी कोई डाउट है, हो सकता है मैंने कई बार मैं टीचर है, दिमाग है इधर उधर होता है, तो कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, तो गलती यदि आपको पकड़ में आती है तो आप मुझे बताएं, मैं अपनी यहाँ गलतियाँ सुधार लूँगा, और नहीं हुई तो और भी अच्छी बात है। वैसे मैं ये वीडियो वापस घर जाके हमेशा देखता हूँ, क्योंकि खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट करना भी एक बड़ी बात है। मेरी मम्मी ने सिखाया था मुझे कि गलती हो जाती है, एक्सेप्ट करना बड़ी बात है, तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ कि हाँ हो गई होगी यार गलती, ठीक है, इंसान ही हूँ। बट जहाँ तक मैंने कोशिश की, गलती होनी नहीं चाहिए, बट हो गई है तो क्षमा चाहूँगा आपसे, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिएगा, मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मज़ा इसलिए आएगा आपको क्योंकि अब आप सोचेंगे सर क्या सोच रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब आपको जो बात है वो बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। चलो बता देता हूँ मैं, क्योंकि आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे वहाँ आपको जाते ही 2 सवाल कम से कम, 1 या 2 या 3 सवाल भी हो सकते हैं, 2 सवाल कम से कम आपको डायमेंशन के मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं 80% से ज़्यादा बच्चे वो डायमेंशन के सवाल गलती कर देते हैं। आपको अपना हाथ इतना परफेक्ट बना लेना है कि वो डायमेंशन के जो सवाल है वो आपके आसानी से क्लियर हो जाए। आगे मेरी बात समझ में? नीट में देखो 4-4 नंबर के आए हुए हैं, 2 सवाल जरूर आएंगे इस चैप्टर से, तो 8 नंबर होते हैं, कट गए तो वैसे दे। तो बेटर है कि पहला चैप्टर है, अच्छा है, इजी है, तो क्यों ना यहाँ से मार्किंग उठाई जाए। आगे मेरी बात समझे? तो हमें यहाँ से मार्किंग कलेक्ट करनी है, ठीक है। मार्क्स पड़े हैं, अब हमें उठाने का अपने आप को देखना है कहाँ से मैं उठा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, आपको मजा आया, अच्छा लगा, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्त वगैरह को बताना, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है उसको बताना, फालतू में इधर उधर भागने की बजाय पढ़िए, ठीक है, शेयर करिए, मजा करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अरे यार गला अटक गया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।